हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिस नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग जनरल स्टडीज एमसीक्यूज का सेट 27 करने जा रहे हैं। इससे पहले 26 सेट जो है वो मैं करवा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट पर जाइए, जनरल स्टडीज एमसीक्यू की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरूर देख कर जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमें पता है कि दो अनुसूचियां जोड़ी गई थी, ठीक है। अनुसूची जो हमारी 11 है और जो अनुसूची हमारी 12 है। अनुसूची 11 में पंचायतें हैं और अनुसूची 12 जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। तो वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? देखिए, जो पंचायतें हैं वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, और जो नगर पालिका है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये दोनों ही संवैधानिक संशोधन जब हुए थे तो पूछा गया है उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? तो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये भारत के प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे, ठीक है। भारत के प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री, प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे ये, ठीक है। 1991 से लेके 1996 तक जो है वो इनका कार्यकाल रहा था। तो इन्हीं के टाइम पे ये पंचायतों से संबंधित संविधान संशोधन हुआ था और नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू जिसको हम बोलते हैं। तो क्या वो केवल भारत में प्रचलित है, केवल अमेरिका में प्रचलित है, केवल ब्रिटेन में, या भारत और अमेरिका दोनों में? तो हमें पता है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है इसका संप्रत्यय हमारे संविधान में कहां से लिया गया है? अमेरिका से। तो इट मीन्स ये अमेरिका में भी प्रचलित है और इंडिया में भी, ठीक है। तो ये भारत और अमेरिका दोनों में प्रचलित है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन होता है कि जैसे कि जो कार्यपालिका है या विधायिका जो है, अगर वो कोई भी कानून बना रही है तो जो न्यायालय है ना, हमारा न्यायपालिका जो है, वो उसके ऊपर पुनर्विचार कर सकती है। और अगर उसको लगता है कि ये जो कोई भी कानून बनाया गया है हमारी कार्यपालिका के द्वारा या संसद के द्वारा, ठीक है, तो अगर वो संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है या उसके मतलब अधीन नहीं है, उसके अनुसार नहीं बनाया गया, संविधान के अनुसार नहीं है, या संविधान के अनुसार ये उचित नहीं बैठता है, तो जो हमारी न्यायपालिका है ना वो उसको रद्द कर सकती है, ठीक है। किसी भी कानून को रद्द करने की शक्ति है हमारी न्यायपालिका के पास। तो उसी को न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं, उसी को जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। तो ये भारत और अमेरिका दोनों में ही प्रचलित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? केंद्र सरकार से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, राज्य सरकार से, या मौलिक अधिकारों से, ठीक है। तो देखिए, पहले तो हम संविधान के भाग एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। संविधान के भाग आपको पढ़ाए भी हुए हैं। संविधान का फर्स्ट जो भाग है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, मतलब संघ, राज्य और यूनियन टेरिटरी से संबंधित है, ठीक है। सेकेंड जो है वो हमारा नागरिकता से संबंधित है। थर्ड हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार। फोर्थ में हमारे दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है फिफ्थ। तो फिफ्थ में है केंद्र सरकार, मतलब 4(1) भी है, 4A भी है, सॉरी 4A जो है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य के बाद जो आ जाता है वो हमारा है फिफ्थ, केंद्र सरकार से संबंधित है, और सिक्स्थ जो है वो राज्य सरकार से संबंधित है, ठीक है। फिफ्थ जो है इस तरह से लिखे जाते हैं हमारे भाग, और सिक्स्थ जो है वो हमारा राज्य सरकार से संबंधित है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 41, तो हम आर्टिकल भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, भाग 1 जो है उसमें आर्टिकल आ जाते हैं 1 से 4, भाग 2 जो है उसमें आर्टिकल आ जाते हैं 5 से 11, ठीक है। 1 में 1 से 4, 2 में 5 से 11 आर्टिकल आते हैं। जो थर्ड है इसमें हमारे आ जाते हैं आर्टिकल 12 से 35, मौलिक अधिकारों के आर्टिकल हैं 12 से 35, ठीक है। जो फोर्थ है इसमें आ जाते हैं आर्टिकल 36 से 51, ठीक है। जो 4A है उसमें आ जाता है हमारा आर्टिकल 51A, ओनली 51A आर्टिकल आता है मौलिक कर्तव्य में। याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, ध्यान रखना है। 51 यहाँ पे है नीति निर्देशक तत्वों में, 51A इधर है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो
अब पूछा कौन सा आर्टिकल है हमारे हमसे, अनुच्छेद 41 पूछा है। तो देखो अनुच्छेद 41 हमारे भाग 4 में आ रहा है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आ रहा है ये 41, ठीक है। तो वही पूछा था कि अनुच्छेद 41 किस में आता है, तो ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, ठीक है। 41 में क्या है, 41 में दिया गया है ना कि देश के जितने भी नागरिक हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार जो है समान जो है जैसे कि शिक्षा, रोजगार, ठीक है, समान न्याय मिलना चाहिए, समान जो है अधिकार मतलब सभी को मिलने चाहिए उनकी योग्यता के अनुसार, ठीक है। और अगर जहां पर पॉसिबल हो सके वहां पर जो है वो पब्लिक असिस्टेंस भी मिलनी चाहिए, ठीक है। पब्लिक असिस्टेंस मतलब सार्वजनिक सहायता उनको मिलनी चाहिए, जैसे कि बुढ़ापे में, ठीक है, या बेरोजगारी में, या फिर बीमारी है या असमर्थता है कुछ भी, तो वहां पे सरकार अगर कुछ हेल्प कर सकती है तो वो भी सरकार को करना चाहिए। तो आपने देखा है सरकार ने जैसे बुढ़ापा पेंशन वगैरह स्टार्ट कर रखी है, वो भी इसके अंतर्गत आ जाती है। जैसे मनरेगा, ठीक है, जो बेरोजगार लोग हैं, जो छिपी बेरोजगारी मैंने आपको करवाई थी कि कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा छिपी बेरोजगारी पाई जाती है ना, तो उससे निपटने के लिए मनरेगा भी चलाया गया है, मनरेगा स्कीम भी चली हुई है। तो ये सारी आ जाती है इसके अंदर अनुच्छेद 41 के अंदर, ठीक है, कि जो नागरिक हैं उनको योग्यता के अनुसार जो है वो रोजगार और शिक्षा जो है वो प्राप्त हो सके, आर्थिक सहायता उनको मिल सके, इसके लिए है आर्टिकल 41, ठीक है, आर्टिकल 41। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी से क्या अभिप्राय है ना। हम हमेशा बोलते हैं कि इंडिया किस प्रकार की इकोनॉमी है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो क्या होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, देखिए 3 प्रकार की जो मेनली अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है ना उसमें मैक्सिमम जो है वो निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, ठीक है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो उसी का वहां पे ज्यादा दबदबा होता है, ठीक है। जो हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है ना वहां पे सरकारी क्षेत्र का ज्यादा दबदबा होता है, ठीक है। सरकार जो है वो कल्याणकारी पॉलिसीज जो है वो चलाती है और सरकार का मेन उद्देश्य लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करना होता है, कल्याण मतलब लोगों का कल्याण करना। वहां पे समाजवादी अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा सरकार लोगों के लिए कल्याणकारी जो स्कीमें हैं वो चलाती है, ठीक है। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का ज्यादा दबदबा होता है और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वहां पे प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा दबदबा आता है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है ना उसमें दोनों ही इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही इकट्ठे, इनका सहसंबंध पाया जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जहां पे सरकारी व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। तो इंडियन इकोनॉमी क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, ठीक है, इसको एनसीएल बोलते हैं, एनसीएल। तो एनसीएल कहाँ पर है, एनसीएल है हमारी पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। कब इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना तो वैसे 6 अप्रैल 1947 को हो गई थी, लेकिन इसको जो राष्ट्रीय दर्जा है ना, राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा, वो इसको मिला है 3 जनवरी 1950 को, ठीक है, वो इसको मिला है 3 जनवरी 1950 को। तो राष्ट्रीय संस्था के रूप में कब ये विकसित हुई, तो ये हुई फिर 1950 में, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, 1950 मैक्सिमम लिखा होता है ना, तो 1950 इसीलिए लिखा होता है क्योंकि इसको जो राष्ट्रीय दर्जा है, राष्ट्रीय संस्थान होने का दर्जा इसको 1950 में मिला था। वैसे इसकी स्थापना है 6 अप्रैल 1947 को हो गई थी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, पुणे महाराष्ट्र में जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हवा के तेज वेग से बने रेतीले टिब्बे को क्या बोलते हैं, ठीक है। हवा के तेज वेग से मतलब हवा द्वारा जब तेज हवा चलती है तो उसके द्वारा जो रेतीले टिल्ले बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उनको ड्यून बोला जाता है, देखिए मरु टिब्बा, ठीक है, मरु टिब्बा ड्यून बोला जाता है उनको। ये जो मरु टिब्बा है, ये जो ड्यून्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, मैक्सिमम ये मरुस्थलीय क्षेत्र में, ठीक है, मरुस्थल में पाए जाते हैं ये, ठीक है। तो हवा के तेज वेग से बने रेतीले टिब्बे को हम मरु टिब्बा बोलते हैं या फिर ड्यून बोलते हैं और ये ज्यादा मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है, तो द्वितीय सिकंदर हम किसको बोलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, इन्होंने खुद को सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। कौन सी उपाधि धारण की थी इन्होंने, सिकंदर ए सानी, ठीक है। ये विश्व विजेता बनना चाहते थे,
अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता बनना चाहते थे, तो इन्होंने खुद को सिकंदर-ए-सानी की उपाधि जो है वो दी थी। सिकंदर-ए-सानी का मतलब द्वितीय सिकंदर की उपाधि जो है वो इन्होंने धारण की थी। ठीक है, इन्होंने बाजार अधिनियम नीति भी चलाई थी। ठीक है, बाजार अधिनियम नीति अगर पूछी जाएगी किससे संबंधित है, बाजार अधिनियम नीति। ठीक है, बाजार अधिनियम जो नीति है वो भी इनके द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बाजार अधिनियम नीति में इन्होंने बहुत सारे बाजारों की स्थापना की थी, जैसे अनाजों का बाजार हो गया, कपड़े का बाजार हो गया ना, घोड़े मवेशियों और गुलामों का बाजार हो गया। ठीक है, तो ये जो बाजार नीति थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ताकि खर्चा कम हो और ये विशाल और केंद्रीकृत जो सेना है ना उसको रख पाए। ठीक है, एक बहुत बड़ी सेना ये रख पाए, एक अच्छी व्यवस्थित सेना ये रख पाए और खर्चा भी कम हो, तो उसके लिए इन्होंने बाजार अधिनियम नीति भी चलाई थी। ठीक है, देवगिरी पर इन्होंने आक्रमण भी किया था, वो भी हमें पता है। ठीक है, तो इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर द्वितीय सिकंदर का आंसर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। बोलो किस संधि के अंतर्गत शिवाजी ने किले मुगलों को सौंप दिए थे। ठीक है, तो कौन सी संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। ठीक है, कौन सी संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। पुरंदर की जो संधि है वो हुई थी 1665। ठीक है, 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, आमेर के राजा जयसिंह के साथ। ठीक है, आमेर के राजा जयसिंह के साथ जो है वो इनकी संधि हुई थी, क्योंकि उन्होंने पुरंदर के किले को जो है वो घेर लिया था और उसी में शिवाजी की जो सारी फैमिली वगैरह थी और सारे खजाने वहीं पर थे, तो फिर मजबूर होकर शिवाजी को जो है ये पुरंदर की संधि करनी पड़ी थी 1665 में। ठीक है, तो इस संधि के अंतर्गत जो है 23 किले जो है वो मुगलों के पास चले गए थे, शिवाजी के 23 किले। ठीक है, और जो इनके बेटे थे संभाजी, उनको भी मुगल सेवा के लिए भेज दिया गया था। ठीक है, शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी, उनको भी मुगल सेवा के लिए भेज दिया गया था और 23 किले जो है वो भी मुगलों को देने पड़े थे शिवाजी को। ठीक है, तो याद रखना है पुरंदर की संधि जो है ये हुई थी, इसके दौरान जो है शिवाजी ने अपने किले जो है वो मुगलों को सौंप दिए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। तो भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट कब छपा था, ये 1780 में। ठीक है, 1780 में। किसके द्वारा ये प्रकाशित, इसका प्रकाशन जो है वो स्टार्ट किया गया था, तो ये थे जेम्स अगस्टक हिक्की। ठीक है, इनके द्वारा जो है इसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में, ये भी याद रखना है, इसका संपादन अंग्रेजी भाषा में जो है वो स्टार्ट किया गया था, अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में 1780 में जो है वो भारत का पहला जो समाचार पत्र है द बंगाल गजट वो प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने, जो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको रद्द किसने किया था। तो पहले तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया कौन था, तो लॉर्ड लिट्टन इसको लेकर आए थे, ये ध्यान रखना है, लॉर्ड लिट्टन 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिट्टन लेकर आए थे। ठीक है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया, तो लेकर तो लॉर्ड लिट्टन आए थे, लेकिन रद्द किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने। पहले लॉर्ड लिट्टन जो थे वो गवर्नर जनरल बन के आए थे, फिर लॉर्ड रिपन जो है वो बनकर आए थे, तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन जो है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए थे, जिसके अंतर्गत जो है वो जो भारतीय मतलब समाचार पत्र थे, ठीक है, जो अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे, ठीक है, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया था, उनके ऊपर उनको प्रतिबंध कर दिया था। ठीक है, भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो उसको जो है बाद में जब लॉर्ड रिपन जो है वो गवर्नर जनरल बन के आए तो इन्होंने जो है वो उसको रद्द कर दिया था, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।